वो भी एक प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल था जो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन जेल में हुआ था। फिर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन और मर्डर के बाद जो ट्रायल हुआ और पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर साइफर की साजिश का जो ट्रायल है। आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हो रही है। साइफर केस एक मजाक है। Now, the Cypher case hearing against former Pakistan Prime Minister Imran Khan was held at a special court. हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड एक केस जो है और इसको पाकिस्तान में एक जवाब नहीं बनाया जा सकता इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से तो एक दो डेवलपमेंट्स और भी थी जिनका मैं जिक्र करना चाहता था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ऊपर मैं इतनी तफसील में चला गया कि मुझे उसका मौका नहीं मिल सका। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला वो है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील ब्रिलियंट सलमान अकरम राजा साहब ने डिविजनल बेंच से एक इंटरिम डिसीजन करवाया, जिसके नतीजे में साइफर कोर्ट के अंदर जो ट्रायल चल रहा है इमरान खान का, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने सस्पेंड कर दिया फॉर द टाइम बिंग। अब इसकी अगली हियरिंग जो है वो या तो 16 नवंबर को है, थर्सडे के दिन, या फ्राइडे को है। दोनों ही डेट्स लिखी हुई अखबारात में, बट वो एक इररेलेवेंट डिटेल है। जो इस वक्त मेरे सामने इंपॉर्टेंट इशू है जिसका मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था और उस पर अब तक बहुत बहस भी हो चुकी है, बहुत से लोगों ने उस पर कॉमेंट्स किए हैं। वो कमेंट्स हैं जो ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़ जज साहब मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के कमेंट्स हैं, जहां उन्होंने कहा कि ये तो तिहाड़ जो हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी दी असैसिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी का जो ट्रायल था, प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल जो दिल्ली में मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन तिहाड़ जेल के अंदर हुआ था। और इसके हवाले से बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे हैं और मैं उसकी मदद से कुछ चीज़ों की वजाहत जो है मैं करना चाहता हूँ। देखिए, जो चीज़ रिपोर्ट हुई, क्योंकि मामला अदालत का है, ज़रा सीरियस और सेंसिटिव मसला है, जो चीज़ अखबारात में, डॉन अखबार में फॉर इंस्टेंस रिपोर्ट हुई वो ये कि जज साहब ने ये कहा कि वो भी एक प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल था जो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन जेल में हुआ था। अच्छा, उसके बाद से बहुत से लोगों ने मेरे यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट्स किए हैं, कुछ लोगों ने इस पर टीवी प्रोग्राम भी किए हैं, कुछ इस पर वीलॉग भी हुए हैं, जहां इसकी एक वजाहत है। वजाहत ये है कि बेसिकली मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये कहा था कि उस तिहाड़ जेल के मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में इंदिरा गांधी का जो ट्रायल हुआ वहाँ पर भी मीडिया को एक्सेस हासिल थी। इस हद तक तो चले ठीक है, लेकिन इससे फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जज साहब ने, अदालत ने अपना एक माइंड बना लिया है कि ऐसी कोई सिक्योरिटी की कंसिडरेशंस पाई जाती हैं जिसमें जेल में इमरान खान का साइफर का ट्रायल हो सकता है और मीडिया को वहाँ पर एक्सेस होनी चाहिए। जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे इस पर बहुत परेशानी होती है, बिकॉज इंदिरा गांधी का जो मर्डर ट्रायल है, क्योंकि इंदिरा गांधी की असैसिनेशन और मर्डर के बाद जो ट्रायल हुआ और पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर साइफर की साजिश का जो ट्रायल है, इन दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यानी ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा इनके दरमियान फ़र्क है। और इसको मैं इसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि मैं जब देखता हूँ कि आज पाकिस्तान के ख़ास करके टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत से रिपोर्टर्स हैं, इवन यंग एंकर पर्सनस हैं, कमेंटेटर्स हैं, जिनकी उम्र अगर इस वक्त 30-35 बरस के करीब है, इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिसकी एज इस वक्त 33 बरस है, उसकी जो बर्थ है वो कहीं 1990 के अंदर हुई है। और जिस वाक़े की तरफ मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने इशारा किया वो 1984, 85 और 86 का वाक़या है। और ये वाक़या हिंदुस्तान की तारीख़ का और सिख हिस्ट्री का एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेजिक वाक़या है, जिसका आगाज़ उस वक़्त होता है जब 1 जून 1984 के अंदर इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से सिखों का जो इंतहाई मुक़द्दस जगह है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, उस पर हिंदुस्तानी फ़ौज को हमले का हुक्म इजाज़त देती हैं ताकि जो सिख मिलिटेंट्स, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के जो मिलिटेंट्स हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए, फ्लश आउट किया जाए। और इस हमले के नतीजे में, अच्छा, जहन में ये रखना बहुत ज़रूरी है कि गोल्डन टेम्पल की सिख मज़हब में और सिख मत के लोगों के लिए वही अहमियत है जो मुसलमानों के लिए, हमारे लिए मक्का की है। मक्का की जो मुक़द्दस हैसियत है, वही हैसियत जो है वो अकाल तख्त की है, हरमिंदर सिंह की है, और वो गोल्डन टेम्पल की है। और इसके नतीजे में कम से कम 600 सिविलियंस और मिलिटेंट्स जो हैं वो हलाक होते हैं
खुद हिंदुस्तानी फ़ौज के मेरा ख़्याल है 100 के करीब लोग जो हैं इसमें जाँ बहक होते हैं, मारे जाते हैं। तकरीबन 300 के करीब हिंदुस्तानी सिपाही जो हैं, आर्मी के जो जवान हैं, वो इसमें ज़ख्मी होते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंटेंस फाइटिंग जो है 10 दिन, 9 या 10 दिन वहाँ पे कितनी इंटेंस फाइटिंग जो है इसके ऊपर होती। इससे पहले भी हिंदुस्तानी पंजाब में सूरत हाल बड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन इस गोल्डन टेम्पल के हमले के बाद हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर एक बड़ी पेनफुल किस्म की इंसर्जेंसी जो है वो शुरू होती है, जो कई बरस तक जारी रहती है। 1996 की बहुत मशहूर हिंदुस्तानी फिल्म है माचिस के नाम की, बहुत ही मशहूर ज़माना डायरेक्टर गुलजार ने उसे बनाया। उसमें ओम पुरी हैं, उसके अंदर तब्बो है, बहुत मशहूर फिल्म है। जिसने देखी होगी वो ये उस फेज़ के ऊपर बनी है जो पंजाब में इंसर्जेंसी का फेज़ है। बहरहाल ये मैं बैकग्राउंड में अब आगे आता हूँ। 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिख बॉडीगार्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के अंदर उनको कत्ल कर देते हैं ऑटोमेटिक वेपन का फायर करके। एक का नाम है सतवंत सिंह, दूसरे का नाम है बेअंत सिंह। इनके ऊपर जो मुकदमा चलता है, बेअंत को वहीं पर गार्ड्स मार देते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की जो गार्ड है, उनकी जो एक्सचेंज ऑफ फायर होता है या कुछ उसके बाद फायर होता है, उसमें बेअंत मारा जाता है। सतवंत और 2 कोलैबोरेटर्स, ये 3 कोलैबोरेटर्स का एक मुकदमा चलता है तिहाड़ के मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में। लेकिन ये मुकदमा चलता है कहीं जाके शुरू होता है गिरफ्तारी के बाद मई 1985 में, उसके 1 बरस ऑलमोस्ट आप कह लें कि 8-9 महीने के बाद। इन 8-9 महीने के अंदर हिंदुस्तान की क्या कैफियत है, दिल्ली की क्या कैफियत है, पंजाब की क्या कैफियत है। जहन में ये भी रखें कि दिल्ली जब कार्व आउट हुआ है 12वीं सदी में, तो उसको पंजाब से ही कार्व आउट किया गया है। दिल्ली जोग्राफिकली पंजाब की एक्सटेंशन है, क्योंकि अब हिंदुस्तान ने बहुत सी स्टेट्स वहाँ पे क्रिएट कर दी हैं। एक गदर है, एक तूफ़ान है। जो सूरत हाल डेवलप होती है गोल्डन टेम्पल पे हमले के बाद और फिर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद, जो सूरत हाल डेवलप होती है, जो 3 या 4 दिन दिल्ली में इस किस्म के हैं जिसमें सिखों को चुन चुन के मारा जाता है। For 28 years after one of the darkest chapters in independent India, 3,000 Sikhs were massacred in response to the assassination of Indira Gandhi. इसके बारे में बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत लिखा गया है। ये हिंदुस्तान की एक ट्रैजिक हिस्ट्री का बड़ा पेनफुल चैप्टर है, बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसके ऊपर कमीशन बिठाए गए। इसके ऊपर आई थिंक एक कमीशन जो बिठवाया वो मरवाश कमीशन था, मिसरा कमीशन इस पे बिठाया गया। इस पे हिंदुस्तान की दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले हैं, इस पे किताबें लिखी गई हैं, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं, इस पे बेतहाशा रिपोर्ट्स इस पे लिखी गई हैं। 3 या 4 दिन में सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर कम अज़ कम भी 3000 सिखों को कत्ल किया गया, टुकड़े किए गए, जिंदा जलाया गया, बच्चों को जिंदा जलाया गया, रेप हुए बेतहाशा, लाशों के टुकड़े कर दिए गए। और ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइज वायलेंस थी, इसे इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस ने लीड किया। कांग्रेस की पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, उसके बहुत से ओहदेदार जो है इसमें इन्वॉल्व थे, लोगों को हथियार दिए। ये सब कुछ ऑर्गेनाइज था, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं शुरू हुआ। और इसके बाद किसी को सज़ा नहीं मिल सकी। इसके 34-35 वर्ष के बाद ये 1-2 लोग जो हैं, किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई, शायद उनको भी बाद में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गई। यानी 3000 लोग, इसके बारे में मैं कुछ स्क्रीन पे चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। 3000 सिख जो हैं वो तो सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर उनको कत्लेआम उनका हो गया, रेप हो गया, जला के मार दिया गया। लेकिन पूरे नॉर्थ ऑफ इंडिया के 40 शहरों के अंदर कत्लेआम हुआ, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि 8000 से 20000 के करीब जो सिख हैं वो मारे गए। इतना ये पेनफुल चैप्टर है। और जो खालिस्तान की कैनेडियन मूवमेंट आप देखते हैं, जो सिख कैनेडियन डायस्पोरा है, उसके अंदर जो मूवमेंट है, उसका बुनियादी तौर पे आगाज़ इन वाक़यात के अंदर से होता है। बड़ा पेनफुल ये चैप्टर है। पाकिस्तान की तारीख में अगर आप फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में जो सिविल वॉर हुई बांग्लादेश में बिटवीन द वेस्ट पाकिस्तान फोर्सेस एंड बिटवीन द बंगाली पॉपुलेशन, उसको अगर आप निकाल दें पाकिस्तान की हिस्ट्री से, तो इससे मिलती जुलती कोई भी चीज़ पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुई। और इस वक्त असर हाज़र की जो पाकिस्तान जनरेशन ज़राए इब्लाग में काम करती है, जो रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया एंकर पर्सन हैं, जो कमेंटेटर हैं, जो और सब लोग आज हैं, उनमें से कोई भी हिंदुस्तान की तारीख के इस इंतहाई तकलीफ दे पेनफुल चैप्टर से वाकिफ़ नहीं है। इसलिए मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने इसकी तरफ इशारा किया, एज़ इफ़ कि ये कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन है कि वहाँ पर भी एक कोई इंदिरा गांधी का ट्रायल नहीं हो रहा था वहाँ पे, वो इंदिरा गांधी के कातलों का और कोलैबोरेटर्स का ट्रायल हो रहा था। और ये दिल्ली शहर की मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको बता दी, जबकि ट्रायल हो रहा था, किस किस्म के हमले हो रहे थे, पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी की क्या कैफियत थी।
इनफैक्ट जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई, वो उड़ीसा से वापस आ रही थीं और वहाँ पर भी बहुत उनकी हिफाजत जो है वो की जा रही थी। बिकॉज़ मसलसल उनको इंडियन इंटेलिजेंस कहती थी कि प्राइम मिनिस्टर आपकी ज़िंदगी को खतरा है, और सिख जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, नाराज़ थे गोल्डन टेम्पल पे हमले की वजह से। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने गार्ड्स को चेंज नहीं किया था, बिकॉज़ वो ये मैसेज देना चाहती थी कि हिंदुस्तान की यूनिटी और मैं सिखों के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। और फिर वही हुआ जिसका कि इंडियन इंटेलिजेंस को खतरा था। और उसके बाद जो तूफ़ान उठा, जिसकी मैं कुछ चाहता हूँ कि आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सी चीज़ें मैं दिखाऊँ, इंक्लूडिंग मैंने ढूँढी हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स की इसके हवाले से स्टोरीज़ हैं। उस वक़्त न्यूयॉर्क टाइम्स डिजिटल नहीं था। उस वक़्त दुनिया में इंटरनेट के ऊपर अखबारात नहीं हुआ करते थे, और आपको पाकिस्तान, हिंदुस्तान का कोई अखबार नहीं मिलेगा जो इसकी एक्चुअल हेडलाइन कैरी करता हो। लेकिन 1996 में न्यूयॉर्क टाइम्स डिजिटल हो गया। जब न्यूयॉर्क टाइम्स डिजिटल हुआ तो फिर उन्होंने अपने पिछले आर्काइव्स जो हैं उसको भी डिजिटल किया, और वो जो डिजिटल कॉपीज़ हैं उस एक्चुअल स्टोरीज़ की, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँ। तो मुझे पूरा यकीन है, और मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्टर्स के साथ, एंकर पर्सन्स के, कि थोड़ा सा वक्त निकालें, इसको देखें। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा इस केस के ऊपर इकट्ठी होती है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी एक अवेयरनेस जो है वो इस इशू पे पैदा हो जानी चाहिए कि ये कम से कम एक एक्सक्यूज़ नहीं बन सकता कि एक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड एक केस जो है वो तिहाड़ मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में सुना गया था, और इसको पाकिस्तान में एक जवाज़ नहीं बनाया जा सकता इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर केस है, कि वो भी सिक्योरिटी प्रिजन, हिंदुस्तान में भी एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन या जेल में एक मुकदमा हुआ था। दोनों के सर्कमस्टांसेस में ज़मीन व आसमान से ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ जो एक्सक्यूज़ दिया, साइफर केस तो जिस तरह से मैं देखता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा मुझे ये कहते हुए, और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग मुझसे शायद इत्तेफाक करेंगे, कि पाकिस्तान में जो साइफर केस बनाया गया है इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, ये तो इसकी मजाक से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान की जो सूरत हाल जिसकी तरफ इशारा किया गया, वो एक बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन है, दर्दनाक सिचुएशन है, वो एक हकीकत है, वो एक रियलिटी है, जहाँ वाकई एक सिक्योरिटी थ्रेट एग्जिस्ट करती थी, जज के लिए, गवाहों के लिए, विटनेसेस के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, सब के लिए। ये पाकिस्तान में जो ड्रामा और मजाक हो रहा है, इसका उसके साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जा सकता। तो जब ये कहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी का इनको बड़ी परवाह है, कि इमरान खान की ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा है, सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन हम देखते क्या है? हम देखते ही हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जिस शख्स ने की, जो असैसन था, जो वुड बी असैसन था, जिसका नाम था मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर और समथिंग, वो तो इस पूरे सिस्टम का, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के सिस्टम का वीआईपी हमें नज़र आता है। ये तो वो शख्स है जिसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है, जिसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट पाकिस्तान के तमाम मेजर टेलीविज़न चैनल्स पे सरकारी तौर पे लीक कर दी जाती है। मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है कि इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वुड बी असैसन की, वो पाकिस्तान के स्टेट ब्रॉडकास्टर पे भी चलती है। फिर उसका एक बड़ा हाई पावर्ड वकील मंजर आम आ जाता है, दाऊद गिलानी। वो दाऊद गिलानी की 27, 28 या 29 मिनट की जो इंटरव्यू है कन्फेशनल स्टेटमेंट के हवाले से, वो भी इसे कहते हैं पाकिस्तान के स्टेट ब्रॉडकास्टर पे चलता है। और फिर यही दाऊद गिलानी है जिसने हाल ही में एक कंप्लेंट, मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था कि यही दाऊद गिलानी ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट डाली हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, वो भी इसी दाऊद गिलानी जो वकील है गिलानी, इसने डाली हुई। आप कनेक्शन क्लियरली देख सकते हैं चौधरी निज़ामुद्दीन का। यानी एक तरफ से चौधरी निज़ामुद्दीन के हरकारे और गुमाश्ते ये कहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को बहुत बड़ा ख़तरा है, दूसरी तरफ से अगर इमरान खान की ज़िंदगी के ख़िलाफ़ कोई डॉक्यूमेंटेड ख़तरा है तो वो चौधरी निज़ामुद्दीन के सिस्टम के अंदर से ही हमें नज़र आता है। सो साइफर केस एक मजाक है, इसको कंपेयर करना तिहाड़ जेल के मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के साथ, हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के केस के साथ, बड़ी नामुनसिफाना किस्म की ये बात है, ये इग्नोरेंस के ऊपर मबनी है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जब अदालत दोबारा इकट्ठी होगी इस हवाले से, सलमान अकरम राजा साहब तक की बात पहुंचेगी, आई एम श्योर कि उन तक की बात पहुंचेगी, और 16 नवंबर को या 17 नवंबर को जब अदालत दोबारा इसको सुनेगी, तो मैं समझता हूं कि इतनी कॉग्निजेंस और इतनी अवेयरनेस होगी पाकिस्तान में कि ये दोनों चीज़ें आपस में जो हैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं की जा सकती। अच्छा, अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जो 14 नवंबर को सेनेट के अंदर PMLN की सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा जो हैं, उन्होंने बहुत तनकीद की सेनेट की उस रेजोल्यूशन पे जो एक दिन पहले 13 नवंबर को कोई 10-11 लोगों ने, उस वक्त हमें ये पता नहीं चल सका था कि ये रेजोल्यूशन जो है जो सेनेट से पास करा ली गई है कि सिविलियंस के ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। ये सिर्फ उस वक्त 11-12 लोग जो हैं वो सेनेट में मौजूद थे। सादिया अब्बासी साहिबा जो हैं
वो बड़ी ज़रूरतमंद हैं। मुझे तो बड़ा ख़तरा ये है कि कहीं सेनेटर सादिया अब्बासी साहबा गुम ना हो जाएँ, अगवा ना हो जाएँ और हफ़्ते के बाद बैठी किसी टीवी प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सेनेट में मैंने जो कुछ कहा था, वो मैंने नहीं कहा। उस वक़्त मुझे कोई जिन, भूत, प्रीत जो है, वो मेरे ऊपर सवार हो गया था और मैं बड़ी माफ़ी माँग रही हूँ। या उनके घरवाले जो हैं कहीं गुम ना हो जाएँ, उनके बच्चे ना गुम हो जाएँ, उनके हस्बैंड ना खुदा न ख़ास्ता कहीं गुम हो जाएँ, उनके माँ-बाप ना कहीं गुम हो जाएँ। बहरहाल आई मस्ट एप्रिशिएट कि ना सिर्फ सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा बल्कि पीएमएलएन के, पीपीपी के और पीटीआई के बहुत से सेनेटर्स ने 14 तारीख को दुनिया को, ज़राए इब्लाग को ये बताया कि 13 तारीख को जो ड्रामा पाकिस्तान की सेनेट में किया गया 10-11 लोगों को इकट्ठा करके, वो सिर्फ एक ड्रामा था। सेनेट में उस वक़्त ठीक 92 लोग मौजूद नहीं थे और सेनेट जिसकी टोटल जो साइज़ है, जिसका टोटल नंबर है वो 100 से ज़्यादा है, उसमें 11-12 लोगों से एक रेज़ोल्यूशन जो है वो मंडे के दिन पास करवा लिया गया। और ये रेज़ोल्यूशन जो है ये इतना शर्मनाक है, ये इतना शर्मनाक है कि ये ग़ालिबन पाकिस्तान की और इंसानी तारीख़ का सबसे शर्मनाक रेज़ोल्यूशन है जो एक पब्लिक फ़ोरम और बॉडी पास कर सकती है। मैं 2 एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ तो आपकी तबीयत बड़ी साफ़ हो जाएगी। इस हाउस का एक सिविलियन इलेक्टेड सेनेट का ये कहना कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए, ये ऐसा ही है कि कोई एफ्रो अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन एसोसिएशन है, वो एक करारदाद पास करे कि हमें स्लेव होना चाहिए, कालों को अमेरिका में स्लेव होना चाहिए और हम स्लेव ही ठीक थे। अगर अफ्रीकन अमेरिकन एक रेजोल्यूशन ऐसा पास कर दें कहीं अमेरिका के अंदर और वो कहें कि हमें ग़ुलाम होना चाहिए था और हमें स्लेव बना के जो मारा पीटा गया और जो हमारे साथ जो कुछ हुआ पिछली 200 बरस की तारीख में, वो बिल्कुल सही था। या साउथ अफ्रीका के अंदर कोई हुकूमत की बॉडी या रेजोल्यूशन या उनकी पार्लियामेंट ये कहे कि अफ्रीकान्स का जो अपार्थाइड सिस्टम था हमारे लिए बड़ा ठीक था, हम वही डिज़र्व करते थे। इतनी ये काबिल शर्म बात है जो सेनेट ने ये रेजोल्यूशन जो है ये पास किया। अब पिछले 24 घंटे की एक और भी डेवलपमेंट जो है वो खासी दिलचस्प किस्म की है, जब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से एक बेंच विच इज़ एक्चुअली हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का एक रिटन डिसीजन सामने आ जाता है। और ये रिटन डिसीजन सामने आता है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जो पहले पाकिस्तान के एक्स डीजीआई डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं। इसका मामला क्या है? इसका मामला वो है कि जहाँ टॉप सिटी के ओनर जो हैं उनकी एक पिटिशन सुनी जाती है अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आर्टिकल 184/3, ग़ालिबन 8 नवंबर को सुना जाता है और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर इसको हम देखना मुश्किल है और इसको रेलिवेंट फोरम के ऊपर जाके आप रेस करें। इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने इसको जाके रेस करें। तो वहाँ लगता है कि बात ख़त्म हो गई है। लेकिन अब जब इसके बारे में एक रिटन डिसीजन आता है तो रिटन डिसीजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अगर इसको रेज़ नहीं किया जाता और चूंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने हमें यकीन दिलाया है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे रेज़ करे, तो इसमें ऐसा लगता है कि शायद इस डिसीजन की रोशनी में ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के या किसी और जुडिशल फोरम के सामने जा सकता है। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ इसको उठाती है, ये नहीं उठाती, इसमें एक कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हमें नज़र आ रहा है। वो ये कि 2017 का जो धरने का केस भी चीफ जस्टिस साहब ने उठाया है, वो धरने के केस में भी उस वक्त भी फैज़ हमीद जो हैं वो डीजीआई नहीं थे, डीजीसी थे। और ये जो मामला सामने आया है 2017 का, उस वक्त भी जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो डीजीआई नहीं थे, डीजीसी थे। और दोनों चीज़ों के दरमियान में एक कनेक्शन, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप यहाँ पर डिफ़ाइन हो रहा है कि नवाज़ शरीफ और पीएमएलएन भी जनरल फैज़ हमीद को अपना दुश्मन समझते हैं और काजी फायज़ ईसा साहब भी फैज़ाबाद के धरना और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो अपार्टमेंट्स का, लंदन के अपार्टमेंट्स का केस बन गया था, उसमें भी जनरल फैज़ हमीद को अपना दुश्मन समझते हैं। तो ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप हमें यहाँ पे शेप होता नज़र आता है। अब ये जाएगा कहाँ, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग लास्ट डेवलपमेंट वो है जहाँ विजिटिंग अफगान कॉमर्स मिनिस्टर हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी साहब जो हैं पाकिस्तान विज़िट कर रहे हैं और पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब के साथ उनकी मुलाकात होती। इस मुलाकात की तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबारात ने बड़े नुमाया तरीके से पब्लिश की हैं। पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने भी, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको इसकी तफसीलात जो है वो मिल जाएंगी। पहली चीज़ जो विच स्ट्राइक्स मी इज़ दिस कि पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार ये लिखते हैं कि अफ़गान इंटरम कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं जनाब अजीज़ी साहब, हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी, इंटरम मिनिस्टर कॉमर्स के, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। यानी अफ़गानिस्तान की जो इंटरम गवर्नमेंट है उसके तो मामला कुछ और किस्म के हैं कि वो इंटरम है या परमानेंट है, क्या है, वो एक इंटरनेशनल मामला है।
पाकिस्तान के जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान के अखबारात ने इंटरिम लिखना ही बंद कर दिया है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन हैं इंटरिम है। आपको याद है कि अभी उनको देख लें, हमारे जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं पंजाब में वो भी इंटरिम है। तो पाकिस्तान के अखबारात हमारे इंटरिम सेटअप को सिरे से इंटरिम लिख ही नहीं रहे। चलें मारें गोली इसको। अगली बात चलें बाकी सुख तो जो कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान से जिस तरह से अफगान रेफ्यूजीज़ को निकाला जा रहा है, जो मारधाड़ हो रही है, अब तक 2 लाख, पाकिस्तान भी कंफर्म कर रहा है कि ऑलमोस्ट 2 लाख अफगान रेफ्यूजीज़ जो हैं वो सिर्फ केपी से तोरखम के बॉर्डर से क्रॉस करके अफगानिस्तान की तरफ जा चुके हैं, विच हैज़ प्रोड्यूस्ड अ काइंड ऑफ अ क्राइसिस। क्योंकि नवंबर में शदीद ठंड है, सर्दी है, अफगानिस्तान के ज़राए बड़े लिमिटेड हैं, गरीब हुकूमत है, फाइनेंशियली चैलेंज है, उनके पास ड्वेलिंग्स और घर हैं भी नहीं, उनके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ज़ाहिर है कि उनको कैंप्स में रहना पड़ेगा और एक क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो हमने काबुल की हुकूमत के लिए पैदा कर दी है। तो दोनों साइड से ये कंफर्म है कि 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो ट्रैवल कर चुके हैं और अब नए रूट्स और नए रास्ते जो हैं वो बलूचिस्तान की तरफ से भी 3 जो हैं वो खोले जा रहे हैं। लेकिन ये जो खबर इस वक्त है गुज़िश्ता 24 घंटे की, इसकी एक खासी चिलिंग किस्म की सिग्निफिकेंस है कि अफगान जो कॉमर्स मिनिस्टर है, अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग कि वो कह रहे हैं कि कराची के पोर्ट के ऊपर जो हज़ारों कंटेनर हैं वो हमारे रोक दिए गए हैं गुज़िश्ता कई महीनों से, वो तो एक कस्टम का मामला है। बिकॉज पाकिस्तान के कस्टम को हमेशा ये शक है कि अफगान ट्रेडर और कंटेनर जो इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स लाते हैं, ऐसी चीज़ें लाते हैं जिनकी खपत अफगान इकॉनमी में नहीं है, मतलब पैम्पर्स ले आते हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की कस्टम का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अफगानिस्तान के अंदर कल्चर जो कि डिफरेंट है, तो वहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल पैम्पर जो हैं बेबीज़ के या औरतों की बहुत सी जो वेस्टर्न चीज़ें हैं उनकी इतनी खपत नहीं है और ये चीज़ें फिर वापस स्मगल होकर पाकिस्तान के अंदर आती हैं और यूँ पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ड्यूटी लॉस होता है। वो एक अलग इशू है। लेकिन उसमें एक बहुत ही चिलिंग चीज़ ये है जब अफगान कॉमर्स मिनिस्टर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे लोगों को तो आप निकाल रहे हैं, 1.7 मिलियन या 17 यानी लाख लोगों को निकाल रहे हैं। और आपको पता चला होगा कि पहले तो हमने ये कहा था कि हम सिर्फ उनको निकालेंगे जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं। अब ये सेकंड फेज़ में अचकज़ई साहब ने ये भी बात की है, जान अचकज़ई साहब ने जो बलूचिस्तान के हैं, आप यू नो फुली हिम वेल, हमारे बड़े पुराने जानने वाले दोस्त हैं, कि एक सेकंड फेज़ के अंदर हम डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को भी निकालने वाले हैं। लेकिन उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि चलिए आप निकाल तो इनको रहे ही हैं। वो कॉमर्स के हवाले से उन्होंने बात की है कि इन बेचारों ने जो जायदाद बनाई थी, इनके पास जो ज़मीन थी, जो असासे थे, जो गोल्ड था, जो डॉलर थे, वो तो कम से कम इनको साथ ले जाने दें अपने, क्योंकि आप इनको बिल्कुल इनके एसेट्स से डिप्राइव करके निकाल रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको उनके असासों को लिक्विड करके कैश करके साथ ले जाने की इजाज़त नहीं दे रही। पाकिस्तान से वैसे सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी बेचारे अपने भी एसेट्स को कैश करके वहाँ से नहीं ले जा सकते। तो अफ़गानों का पता नहीं, अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि क्या उनका होगा। जहाँ मैं हूँ अमरीका में, वहाँ एक आम तासुर ये है, लिखा जाता है, इसमें बहुत कुछ लिखा जा रहा है अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान से निकालने के हवाले से। एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर काबुल में अफ़गान तालिबान की हुकूमत पे दबाव बढ़ा रहा है कि टीटीपी के हवाले से आप कुछ करें, उनको एलिमिनेट करें, उनको कंट्रोल करें। अगर ऐसा है कि हम इतनी रोबस्ट ब्रिंक्समैनशिप इसलिए कर रहे हैं कि अफ़गान हुकूमत जो है उसके ऊपर हम दबाव डाल सकें अफ़गान तालिबान के ऊपर कि आप टीटीपी को रेन इन करें, कंट्रोल करें, तो हमें इस हवाले से नेगोशिएशंस शुरू करनी चाहिए। हमें इसमें देर नहीं लगानी चाहिए। बिकॉज अदरवाइज़ अगर हम इसका नेगोशिएटेड हल नहीं निकालते और हम 1.7 प्लस मज़ीद 5 लाख जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उनको पाकिस्तान से निकाल के इस सर्दी में और ठंड में अफ़गानिस्तान में खाना बदोशी की ज़िंदगी पे मजबूर करते हैं, तो हम अफ़गान माशरे और सोसाइटी में अपने ख़िलाफ़ टॉक्सिसिटी और नफ़रत का एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लगा रहे हैं। और पिछले 50 साल की जो हमने रेफ्यूजीज़ को एंटरटेन किया और उनको अपने अंदर जगह दी थी और हमारी जो पॉलिसी थी लेवरेज की और एंगेज करने की, उस सारी पॉलिसी की हम जो है वो नफ़ी कर देंगे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।